हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस का टॉपिक खत्म किया था कि आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस जो है उसका जो पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स है वो सेम है कि पीरियड्स में आयोनिक रेडियस हो या एटॉमिक रेडियस हो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो डिक्रीज होती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम में वो इंक्रीज होती है। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। उसका जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है, डेल्टा आई एच, मतलब कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम डेल्टा आई एच से बता सकते हैं। उसका सिंबल कुछ ऐसा है। उसकी डेफिनेशन देखें हम तो ऐसा कुछ मैं बोल सकती हूँ कि मिनिमम energy to require remove most loosely outermost cell electron held in outermost cell electron held in ground state form isolated gaseous atom is known as आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? आयोनाइजेशन एंथैल्पी किससे हम बोल सकते हैं? तो वर्ड्स देखो, ये सारे जो वर्ड्स है वो हमारी डेफिनेशन में कंपल्सरी होने चाहिए। मिनिमम एनर्जी, गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड ग्राउंड स्टेट। मतलब कि कोई भी एटम होता है वो एटम को पहले तो हमें क्या करना है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो गैसियस फॉर्म में लाना पड़ता है। वो गैसियस फॉर्म में आएगा तब ही उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी आ सकती है। मतलब कि ऐसा बोल सकती हूँ कि गैसियस फॉर्म वाला जो एटम है उसमें ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी आएगी। सॉलिड फॉर्म में एटम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आएगी नहीं। यानी कि सॉलिड स्टेट से उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ उसे देना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी को हम सब्लिमेशन एनर्जी बोल सकते हैं। उसको सॉलिड से गैसियस मुझे बनाना पड़ेगा, फिर वो गैसियस फॉर्म में जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, रिमूव कर सकता है, फिर वो आयन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है। तो मैं कुछ ऐसा बोल सकती हूँ कि ये Ma है, मतलब कि ये जो एटम है, M एटम है, वो सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड में से मुझे उसको गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा, सब्लिमेशन एनर्जी उसको दूंगी तो क्या होगा, वो गैसियस फॉर्म में आएगा। फिर गैसियस फॉर्म में आने के बाद ही वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन लूज करके वो पॉजिटिव आयन बनता है। इन शॉर्ट में मुझे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है वो समझना है तो मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि कोई भी एटम है वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो उसमें एनर्जी का जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या, या तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी को मैं क्या बोल सकती हूँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकती हूँ।
बट क्या है कि जो एटम है वो गैसियस फॉर्म में होना कंपलसरी है। मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म। अब आइसोलेटेड क्या है, तो आइसोलेटेड मीन्स कि वो किसी और एटम के साथ वो उसने बॉन्ड बनाया नहीं, सिर्फ अकेला है एटम। क्लियर इतना? तो अब क्या होगा कि जो एटम है वो गैसियस फॉर्म में है, उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए, वो जो एनर्जी है वो एनर्जी को मैं क्या बोल सकती हूँ, E1 इज इक्वल टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। E1 यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये जो एटम था उसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब यहाँ पर था, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ पर x प्रोटॉन और x इलेक्ट्रॉन थे। हमें पता है कि जब एटम होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो नंबरिंग है वो सेम होता है। बट यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 1 इलेक्ट्रॉन हो गए और x प्रोटॉन हो गए। अब क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन है वो कम है, तो सेकेंड टाइम में सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तब क्या होगा, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर E2 क्या है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। फिर क्या हुआ, ये M+2 है, वहां पर x माइनस 1 इलेक्ट्रॉन थे और x प्रोटॉन थे। फिर यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और x प्रोटॉन हो गए। फिर ये M+2 है, उसमें से मुझे फिर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तब क्या करूंगी, मुझे एनर्जी कैसे चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर E3 है वो क्या है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकती हूँ कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन लूज करना है तब जब मुझे जो एनर्जी चाहिए उसको सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन लूज करना है तब जो एनर्जी चाहिए उसको थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बोल सकती हूँ। तो ऐसा लगता है आपको कि यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसे जो सेकेंड वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है, थर्ड वाली है वो ज़्यादा है। तो ऐसे बोल सकते हो कि E3 है वो सबसे बिगेस्ट नंबर है, E2 उससे स्मॉल है और E1 उससे भी स्मॉल है। अब जो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम क्या देते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं, एटम को बाहर से एनर्जी देते हैं। मतलब कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू में होती है, उसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हम लोगों को पता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम लोग बाहर से एनर्जी देते हैं। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में बाहर से एनर्जी देते हैं मतलब कि वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर में होती है। और जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या तो किलो जूल
पर मोल या तो किलो कैलोरी पर मोल होता है। क्लियर? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। कब? तो आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में जब एटम होता है तब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोल सकते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मीन्स कि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है और बाहर से एनर्जी देते हैं तो ऑलवेज वो एनर्जी है उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है और उसका जो यूनिट है एनर्जी का जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, या तो किलो जूल पर मोल होता है या तो किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो इट्स दैट क्लियर कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई वैसे प्रॉपर चाहिए। फिर हम लोगों को पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो थर्ड वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे बिगेस्ट वैल्यू है, सेकेंड वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो उससे स्मॉलेस्ट है और फर्स्ट वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज स्मॉल। इसे ऐसा भी मैं कुछ लिख सकती हूँ कि डेल्टा IH3, डेल्टा IH2 और डेल्टा IH1 फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली, थर्ड वाली। मैंने पहले भी आपको बताया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब हमारी जो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है पर जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं? इफेक्टेड फैक्टर कौन से हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में? इफेक्टेड फैक्टर कौन से हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो इफेक्टिव फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। फिर सेकेंड वाला हमारा फैक्टर है वो है शिल्डिंग इफेक्ट और थर्ड वाला जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। ये तीन जो फैक्टर है, न्यूक्लियर चार्ज को मैं ZFF भी बोल सकती हूँ। न्यूक्लियर चार्ज को मैं ZFF बोल सकती हूँ। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से? तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज, फिर है शिल्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज। एटॉम की जो साइज है वो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर इफेक्टेड है। उसकी जो शिल्डिंग असर है, सॉरी SHIELD, उसकी जो शिल्डिंग असर है वो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर इफेक्टेड है और उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर इफेक्टेड है। कैसे इफेक्ट करता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट अभी याद तो रखना है। तो कौन कौन से फैक्टर है जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर इफेक्टेड है? तो 3 फैक्टर है कि एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है वो तो पता है, एटॉमिक रेडियस में हम लोगों ने देख लिया। शिल्डिंग असर और न्यूक्लियर चार्ज। तो पहले तो हम टेंडेंसी देख लेते हैं कि ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड्स कैसा होता है। ग्रुप में हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसका ट्रेंड्स कैसा है, या सॉरी पीरियड्स में पहले देखते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड्स। तो पीरियड्स में क्या होता है कि we go left to right, ionization enthalpy
लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? तो हमें पता है वी गो टू लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज ऑफ एटम, एटॉमिक साइज ऑफ एटम decrease, atomic size of atom is decreased, nuclear charge is increased and outermost electron and nucleus force of attraction is increased. So ionization enthalpy is increased. क्या होगा? What is ionization enthalpy? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो है कि एटम में से हमें इलेक्ट्रॉन लूज करना है और इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तब जो हम एनर्जी देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्या होता है कि पीरियड्स में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोग को पता है कि एटम की जो साइज है, एटॉमिक साइज ऑफ एटम इज डिक्रीज होती है। वो हम आगे वाले टॉपिक में उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एटम की साइज छोटी होती है। एटम की साइज छोटी है मतलब कि उसमें ज्यादा सेल है नहीं, और ज्यादा सेल नहीं है तो जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो क्या है? इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीज होता है। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा है मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको खुद की ओर खींचता है, खींच के रखता है और हम लोगों को उसे रिमूव करना है तो हमें एनर्जी क्या देनी पड़ती है? ज्यादा देनी पड़ती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑब्वियसली क्या होगी? इंक्रीज होगी। कहाँ पर? पीरियड्स में। पीरियड्स में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोगों को पता है, हम लोग शायद सेकेंड वाले पीरियड्स की बात करेंगे तो लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या? और हमें पता है कि ऐसे न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट वाला सेल, ये सेकेंड वाला सेल, सारे जो एटम है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक ही आ जाती है और यहाँ पर बीच में जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है वो भी कम है, यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट भी इसकी क्या है? कम है। शिल्डिंग इफेक्ट भी क्या है? लेस है, कम है। तो जो एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो एनर्जी कैसे होगी? उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी? बिग होगी। क्लियर? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों हो रही है? क्लियर? मैंने पहले भी बताया कि 3 फैक्टर है वो यहाँ पर वर्क करते हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर वो भी बताया कि एटॉमिक साइज है उसकी, एटॉमिक साइज के बाद आएगी शिल्डिंग इफेक्ट, या तो उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं और न्यूक्लियस चार्ज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? एटम की साइज है वो डिक्रीज होगी, न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज उसका क्या हो गया?
इंक्रीज हो गया, और जो सेंडिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज हो रही है, सेंडिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रही है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो सकती है। क्लियर? तो इफेक्ट में हम लोग देखें तो ऐसा बोल सकती हूँ मैं कि एटॉमिक साइज और जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एंटी प्रोपोर्शनल है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रोपोर्शनल है। एटम की साइज डिक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। फिर ऐसा बोल सकती हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स कि दोनों प्रोपोर्शनली है। फिर ऐसा बोल सकती हूँ कि सिल्किंग इफेक्ट यहाँ पर कम है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है। तो सिल्किंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंटी प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोल सकती हूँ। यहाँ पर लिखती हूँ आप लोगों को ज्यादा पता चले। ये क्लियर हो गया आप लोगों का? थोड़ी स्पेस मुझे कम हो रही है। अभी मैं पीरियड्स की बात कर रही हूँ, ग्रुप में लिख गई हूँ। तो ऐसा बोल सकती हूँ कि एटॉमिक साइज और जो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एंटी प्रोपोर्शनल है। फिर ऐसा बोल सकती हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज और जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो प्रोपोर्शनल है। और एटॉमिक सिल्किंग इफेक्ट और हमारी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो एंटी प्रोपोर्शनल है। क्यों? अब आप लोगों को पता है एटॉमिक साइज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बट सिल्किंग इफेक्ट क्या है? तो सिल्किंग इफेक्ट मैं इसको बोल सकती हूँ कि जो आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर इफेक्टेड जो इनर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट करते हैं, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर जो इनर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन जो इफेक्ट करते हैं वो इफेक्ट को हम सिल्किंग इफेक्ट बोल सकते हैं। कैसे? तो मैंने अभी बताया, सपोज मैं यहाँ पर न्यूक्लियस में ये फर्स्ट वाला आउटर सेल है, सॉरी ये फर्स्ट वाला सेल है, ये सेकंड वाला सेल है। मैं बात कर रही हूँ अभी कार्बन की। तो कार्बन में मुझे पता है कि 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर 1s वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2s 2px 2py 2pz 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। तो ये जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है वो क्या है कि न्यूक्लियर से ज्यादा डिस्टेंस में नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस में है। और ये आउटर मोस्ट सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़े दूर है, ऐसा बोल सकती हूँ। तो ये जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बीच में इफेक्ट करेंगे, ये ज्यादा अट्रैक्टिव होगी इससे। तो वो जो इफेक्ट कर रहे हैं उसको सिल्किंग इफेक्ट बोलते हैं। इनर मोस्ट सेल में जितने कम इलेक्ट्रॉन यानी कि इनर मोस्ट सेल जितने कम होंगे उतना जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के बीच में वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर कम इफेक्ट दिखाएंगे। फिर हम ग्रुप की बात करेंगे तो तब ज्यादा पता चलेगा। बट सिल्किंग इफेक्ट बोल किसको सकती हूँ मैं, तो ऐसा बोल सकती हूँ कि जो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन
और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें जो इफेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। वन टाइप ऑफ ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर बीच में कर्टेन रख दिया है, जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कर्टेन का काम करते हैं। कर्टेन नहीं लगा होता है तो हमें सब कुछ दिखता है, बट कर्टेन आ जाता है तो क्या होता है, बीच में कर्टेन आ गया तो इसका फोर्स और न्यूक्लियस का और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। तो ये कर्टेन का काम करते हैं और ये कर्टेन है जो इफेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। तो क्लियर, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है वो ग्रुप्स में कैसे है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं।